गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना। आपका जो असाइनमेंट कल हुआ था उसके अंदर मैंने एक टॉपिक दिया हुआ था, दैट इज़ हाइपोकैलेमिया, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो आप में से किसी ने भी, एक सिंगल स्टूडेंट ने भी वो चीज़ जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर रखी है। हालांकि आपको क्लास में जो चीज़ें बताई गई थी उसमें से कुछ बच्चों ने रेंजेस लिखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे वो आपकी जो नोटबुक है देख के लगा कि शायद कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन है। तो उसी कन्फ्यूजन को अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो क्लैरिफाई कर लें, है ना, उनको थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए, इसीलिए ये वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ। तो जिसका भी इंटरेस्ट है, क्योंकि क्या है ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, तो बार बार मैं सेम चीज़ें बार बार उसी लेक्चर में रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे नीड लगी, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, और आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि पूछा क्या गया है तो हमें उसको रिप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, तो बहुत, क्योंकि साइंस सिम्टम्स वगैरह अगर मैं इंक्लूड करूँगी तो बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा, तो इसलिए अभी हाल फिलहाल जो बात मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ, दैट इज़ हाइपोकैलेमिया ट्रीटमेंट। तो नॉर्मल रेंज आप सबको पता है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऐसा ही है। तो अगर 3.5 मिली इक्विवेलेंट है और अगर कोई पेशेंट आपके पास 3.7 पे सिम्टम्स लेके आया है, वही हाइपोकैलेमिक, लाइक उसको लिथार्जीनेस हो रही है, उसको मसल फटीक हो रहा है, उसको हेडेक हो रहा है ना, वो सारे सिम्टम्स अगर लेके आया है तो आप लोग वेट तो नहीं करेंगे कि पेशेंट जो है 3.7 से 3.5 पे आएगा देन हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसको क्या कंडीशन मान के कि हाइपोकैलेमिक कंडीशन पेशेंट को की तरफ पेशेंट मूव कर रहा है ना, तो हम उसको ओरली डोज थोड़ा सा देना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पे बात आती है, मैंने आपको बताया था 3 स्टेज होती है, दैट इज़ माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो जो लेवल जो होता है लाइक 3.5 टू 4.5 नॉर्मल रेंज है। अगर मान लो अप टू 3.5 भी पेशेंट को अगर सिम्टम्स हैं, या फिर 3 टू 3.5 तो खैर रेंज अलग हो जाती है, ठीक है ना। अगर पेशेंट को सिम्टम्स 3.5 पे भी हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उसको माइल्ड फॉर्म मान के जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो करते हैं ओरल इंटेक से स्टार्ट करते हैं। और उस ओरल इंटेक के अंदर क्या रहेगा कि सोर्स ऑफ पोटेशियम रिच डाइट होगी, सोर्स ऑफ पोटेशियम रिच लिक्विड्स, या फिर जो भी आप ओरली उसको देंगे वो सारी चीज़ें रहेगी। अब वो डाइट क्या हो सकती है, डाइट में सब जनरली अगर मान लो इस कंडीशन होती है तो माइल्ड फॉर्म में हम लोग क्या देंगे, सिंपली कोकोनट वाटर हो गया, बनाना हो गया, जूसेस उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए बोलेंगे। जूसेस में भी जो सिट्रस फ्रूट का जूसेस होगा वो हम ऐसे पेशेंट को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज बोलेंगे। इसके अलावा अगर ऐसे पेशेंट को कोई भी ACE इनहिबिटर्स की कोई भी टैबलेट्स, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस चीज़ को हमें चेकआउट करना है। अगर मान लो डिजिटलिस चल रहा है ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर ये चीज़ चल रही है देन हम स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि जो पोटेशियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि लाइक पोटेशियम का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जब आप करोगे आप ट्रीटमेंट के थ्रू, तो अगर मान लो डिजिटलिस वगैरह ड्रग्स अगर किसी को चले हुए होंगे तो वो क्या करेगा, पोटेशियम को ईजिली मूव नहीं करने देगा इनसाइड द सेल, है ना। तो उसमें आप पोटेशियम रिच सोर्स अगर देते रहेंगे तो भी उस जो पेशेंट है उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये भी चीज़ आपको देखना है कि कोई किडनी फंक्शन तो किसी का हैम्पर नहीं है ना, लाइक किडनी इश्यूज़ तो अगर कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि फिल्ट्रेशन से रिलेटेड दिक्कत अगर है तो आप लोग उसको विदाउट किडनी रिपेयरमेंट क्लियर आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। माइल्ड फॉर्म के अंदर अगर है तो सबसे पहले आपको यही चेकआउट करना है कि पेशेंट को कोई ऐसी ड्रग्स ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पेशेंट को जैसे डायूरेटिक्स कॉमनली चलते हैं, तो डायूरेटिक्स में ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स तो जनरली यूज़ नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं वो, कि पोटेशियम स्पेरिंग का मतलब ही क्या होता है कि वो पोटेशियम को कंजर्व करके रखता है विद इन द बॉडी। तो ऐसे में अगर डायूरेटिक्स अगर उसको पोटेशियम स्पेरिंग चल रहे हैं और ऊपर से हम भी उसको कैलेमिक डाइट दे रहे हैं तो पेशेंट जो है वो हाइपर कैलेमिया की तरफ मूव कर सकता है ना। तो इसलिए ये जो 3 से 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन ड्रग्स का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है जब भी आप पेशेंट की माइल्ड कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो आपकी रेंज जो है पेशेंट की वो बिलो 3 अगर चली जाती है ना, बिलो 3 अगर रेंज चली गई है, जो अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे, 3.5 टू 4, है ना। लेकिन अगर वही रेंज अगर 3 से 3.5
या फिर हल्का मतलब जनरली रेंज 3 से 3.5 या फिर 2.8 से लेके 3.5 के बीच में, ठीक है। और पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं वो अच्छे खासे आ गए हैं, यानी कि 2.5 से ऊपर है, यानी कि और 3 से 3.5 के बीच में है ये रेंज, तो उसको हम मॉडरेट मानते हैं, ठीक है। मॉडरेट कैसे? मॉडरेट के अंदर सिम्टम्स आपके थोड़े से और क्रिटिकल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो माइल्ड इनटेक आप कर रहे थे उनसे बात अगर नहीं बन रही है तो आप क्या करेंगे, मेडिसिन की फॉर्म थोड़ा सा यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे तो आपने सिर्फ डाइट प्लान चेंज किया था, है ना, थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज किया, प्लस आपने ध्यान क्या रखा कि जो पेशेंट ट्रीटमेंट जो ले रहा है तो उसके अंदर इस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, जो 4 कंडीशंस बताई हैं, दैट इज़ AC इनहिबिटर्स तो नहीं ले रहा है, पेशेंट की किडनी में तो कोई इशू नहीं है, पेशेंट डिजिटलिस के ऊपर तो नहीं है, या फिर पेशेंट डायूरेटिक्स जिसको जो पोटेशियम स्पेयरिंग है वो तो नहीं ले रहा है, और प्लस डाइट प्लान। ये था माइल्ड का। नेक्स्ट मॉडरेट के अंदर आपने क्या रखा, थोड़ा सा आपने मेडिकेशन यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो मेडिकेशन स्टार्ट, अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो कोई दिक्कत है डायरेक्ट ही आप इंजेक्शन लगा दोगे, नहीं होता है ना जनरल कंडीशन में भी, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ओरल मेडिकेशन खिलाते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि कंडीशन हाइपोकैलेमिक थी, यानी कि पोटेशियम की कमी थी, तो इसलिए हम लोग ओरल फॉर्म में या तो सिरप की फॉर्म में या तो कैप्सूल की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम सोर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और सोर्स पोटेशियम का पोटेशियम सिट्रेट की फॉर्म में भी होता है, ठीक है, सिरप फॉर्म में आता है पोटेशियम सिट्रेट, ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में भी होता है, टैबलेट्स आती हैं, ठीक है ना। तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सिट्रेट हो गया, इनकी टैबलेट फॉर्म जो होती हैं वो हम लोग पेशेंट को देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपने ये भी दे दिया है, देन पेशेंट आपका रिकवर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो इंजेक्टेबल फॉर्म होती है वो आफ्टर 48 आवर्स, अगर मान लो पेशेंट ने ले लिया है या फिर 72 आवर्स के बाद भी आपको साथ के साथ आप ECG मॉनिटरिंग करते हैं। अगर आपको लग रहा है ECG थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, है ना, T वेव के ऊपर मेन फोकस रहता है, आपका P वेव के अंदर चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं, T वेव्स या फिर U वेव बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट रिकवर फेज में नहीं जा रहा है, आप लोग आउटपुट वगैरह भी चेक कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, आप ओरल के साथ साथ जो आप कैप्सूल और टैबलेट दे रहे थे, जो मैंने बताया था क्या, KCl के पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, पोटेशियम बायोकार्बोनेट के कैप्सूल्स आते हैं, पोटेशियम सिट्रेट का सिरप आता है ना। सिट्रेट सिरप की जो डोज होती है वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको डेफिशिएंसी कितनी है। जनरली हम 15 to 20 ml जो होती है वो BD डोज में रखते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि डेफिशिएंट कितना है पेशेंट, है ना, और उस डेफिशिएंट के बेस के ऊपर हम लोग इसकी डोज डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, अगर मान लो फिर भी उससे रिकवर नहीं कर रहा है, देन हम इंजेक्टेबल फॉर्म यूज़ करते हैं, और इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर भी सबसे जो बेसिक मैंने क्लास में बताया, दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन आता है एम्पूल की फॉर्म में। मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि हम उस इंजेक्शन को कभी भी डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करते हैं, हमेशा प्रॉपर सोलवेंट का यूज़ करके, यानी कि उसको डाइल्यूट करके तभी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहीं से जो फॉर्म जो स्टेज आती है वो आपकी आती है, जनरली हम जैसे मैंने बताया था ना कि जो इंजेक्टेबल जो फॉर्म होती है वो अगर मान लो प्रेफरेबली तो कब होती है, जब 3 से नीचे चला जाए तो आपको IV फॉर्म देनी पड़ेगी, उसमें आपके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है ना, IV फॉर्म वहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग IV यूज़ मॉडरेट में भी कर सकते हो, अगर पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं मॉडरेट कंडीशन के अंदर भी, और ओरली से आप उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि थर्ड स्टेज आ गई, 3 से नीचे अगर आपका पैरामीटर्स आ रहा है तो मतलब वो सीवियर के अंदर ही आता है, तो वहाँ पे आपको IV यूज़ करना पड़ेगा। IV के अंदर भी हम लोग जनरली पहले ये भी बोलते हैं, कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन देने से पहले हमारी कोशिश रहती है, जैसे कुछ जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे आइसोलाइट M हो गया, आइसोलाइट G हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनके अंदर पोटेशियम की जो अमाउंट होती है, जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। तो कई बार करेक्शन के लिए, है ना, रिकरेक्शन के लिए हम लोग ये फ्लूइड भी पेशेंट को देते हैं थ्रू IV पैर रूट, ताकि जो करेक्शन है वो क्लियर हो जाए। अगर मान लो नहीं होती है, अगर इन फ्लूइड से भी बात आपकी नहीं बनती है, देन आपको पोटेशियम क्लोराइड जो इंजेक्शन है वो प्रॉपर नॉर्मल सलाइन जो होती है 10% जो नॉर्मल सलाइन जो आती है 10 ml की, उसके अंदर 10 ml का जो एम्प्यूल होता है ना वो अच्छे से डाइल्यूट करके, ठीक है, और
नॉर्मल सलाइन के अंदर अच्छे से डाइल्यूट करके आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 से 15 मिनट का जो टाइम है वो रखना चाहिए। और नॉर्मली जो इंजेक्शन होता है पोटेशियम क्लोराइड का वो जनरली 30 मिनट्स तक को 35 मिनट्स के अंदर हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल सलाइन के अंदर अच्छे से डाइल्यूट करके ही हम लोग को KCL जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, आप लोगों को अकेला KCL नहीं लिखना है, वो KCL आप क्या दे रहे हो। अगर आप इंजेक्शन लिख रहे हो तो आगे लिखना है उसको कि इंजेक्शन KCL जो है वो प्रॉपर डाइल्यूशन किसके साथ कर रहे हो आप, नॉर्मल सलाइन के साथ कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जो टाइमिंग कितना दे रहे हो कि नॉर्मली आपको 30 to 35 मिनट्स के अंदर वो इंजेक्शन जो होता है वो बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे मान लो ओरली में भी मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है ना। तो अगर मान लो आपने बिना खाना खाए जब टैबलेट भी आप दे रहे हो पेशेंट को, तो पेशेंट को हमेशा एडवाइस करना है कि खाना खाने के बाद ही, प्रॉपर डाइट लेने के बाद ही वो जो पोटेशियम क्लोराइड का या फिर पोटेशियम सिट्रेट का जो सोर्स है वो कंज्यूम करे, नहीं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही ये चीज़ मैंने आपको क्लास में भी क्लियर कर दी थी कि जो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कभी भी डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, वो हमेशा डाइल्यूट करके ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट था, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, पता नहीं कैसे क्या ही लिखा हुआ था। एक उसमें जो बेसिक जो चीज़ याद रखने की थी वो कुछ बच्चों ने जो रखी थी वो है, उसमें क्या है कि नॉर्मली ये बोला गया था कि 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या है 1 लीटर के अंदर, है ना। और दूसरा पर लीटर पर आवर, है ना, 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर। 1 घंटे में 10 से 20 मिली इक्विवेलेंट जो पोटेशियम का जो सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही आपको बोला गया है कि 1 लीटर के अंदर ग्रेटर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो होते हैं, मतलब 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो होता है वो सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक दिन के अंदर जो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 240 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो फ्लूइड होता है वो हम लोग दे सकते हैं फ्लूइड के थ्रू, ठीक है, पोटेशियम सोर्स दे सकते हैं। इसको एक्सीड नहीं करना है। अगर आप एकदम से ही हाइपो को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जैसे पेरिफेरल एडिमा होगा, है ना, इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह होके आपको सडन डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है ना। इफ्यूजन सेल्स के अंदर इफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएगा, एडिमा वगैरह क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये जो रेंजेस बताए गए हैं कि पर आवर के अंदर आपको 20 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे ही पर डे के हिसाब से 240 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए एक और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लीटर के अंदर 40 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा सॉल्यूशन KCL का नहीं होना चाहिए, पोटेशियम का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मेनली ध्यान रखनी है। ये फिर भी कुछ बच्चों ने लिखी है, लेकिन जो ट्रीटमेंट था वो आप नहीं समझ पा रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपको लिखा है कि एट इज़ माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का। माइल्ड के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डाइट प्लान चेंज करना है, प्लस आपको मेडिसिन का ध्यान रखना है। मॉडरेट के अंदर आप लोगों को सिरप या टैबलेट्स ऐड कर देनी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो तो आप लोग फ्लूइड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड्स में भी कौन सा, जैसे मैंने बताया था ना कि आइसोलाइट M फ्लूइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर 3 से नीचे ही कंडीशन आने लग जाती है दैन हम लोग पोटेशियम आइसोलाइट M और G साथ में कंटिन्यू रहता है, ठीक है। प्लस उसके साथ में हम लोग KCL इंजेक्शन जो है वो प्रॉपर लिमिट जो भी मैंने बताया है उनको ध्यान में रखते हुए इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो अदर जो पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी अदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। अगर मान लो उस तरीके की कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको साइड बाय साइड रिपेयर किया जाता है। तो बस ये एक पेज में लिखने का एक छोटा सा मैटर था, आप लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो जिस तरीके से भी बताया है ना, इसको एक टैबुलर फॉर्म में अपने पेज पे लिख लो, ताकि इन फ्यूचर ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकें। ओके, थैंक यू।